जो आपने बोला विद द इकोनॉमी, तो जैसे द लास्ट 10 years हैव बीन एंड व्हाट यू सी फॉर द नेक्स्ट 10 years, जो आपको जो आप बुलिश हो इंडियन इकोनॉमी पे, हाउ शुड वी पोजिशन आवरसेल्व्स टू बेनिफिट मैक्सिमम फ्रॉम दिस? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इस सवाल को जस्टिस करने के लिए मेरे को थोड़ा समय लगेगा आपको आंसर देने के लिए डिटेल में। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी 1991 में ओपन अप हुई एंड अंदाजन 10 इयर्स लगे 1991 से लेके मैं समझता हूं कि 2000 तक, एक तरह से फॉर लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड इसके बारे में मैंने एक जिक्र करते हुए एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब पे, पहले उसको अपलोड भी किया हुआ है। आई एम श्योर आप सारे वहां पे उसको देख भी सकते हैं। एंड 10 साल ये जो फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी को बिल्डअप करने में लगे, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमें देखे 2000 से लेकर 2014 तक, मुझे लगता है, या 2015 तक, 14-15 साल हमने ग्रोथ देखी, जीडीपी ग्रोथ देखी, मगर उसमें कुछ मेरे को इनहेरेंट चैलेंजेस दिखते हैं। इनहेरेंट चैलेंजेस को अगर मैं सम करने की कोशिश करूं तो शायद 5 मेन इनहेरेंट चैलेंजेस मैं उसको आपको शेयर करता हूं। हालांकि उसके अलावा भी कई और हैं, बट मैं यहाँ पे 5 ब्रॉड चैलेंजेस बताने की कोशिश करता हूं। पहला चैलेंज ये था कि during this 15 years, yeah, 14 years, from 2000 till 2014-15, while we could see a GDP growth of approximately 9.5%, but in real terms, real GDP growth मेरी नजर में कम थी। रीजन, क्योंकि हम उस जमाने में जीडीपी ग्रोथ का जो कंपैरिजन होता था वो WPI से करते थे, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से करते थे। होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजरली फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पे हम हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हाउसिंग की बात करते हैं, फुटवेयर एंड अपैरल्स की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। वो सारी बातें हम उस जमाने में नहीं करते थे, बिकॉज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हमने अडॉप्ट नहीं किया हुआ था। इसका मतलब ये, रियल सेंस में अगर हम उस जमाने की जीडीपी ग्रोथ को 9.5% को अगर कंपेयर करते उस जमाने के सीपीआई से, तो डेफिनेटली रियल जीडीपी ग्रोथ ज्यादा ना दिखती। एंड सिंस वो डब्ल्यूपीआई से कंपेयर किया गया, तो हाँ, उस जमाने में जीडीपी ग्रोथ दिखती थी, लोगों को भी समझ आता है कि जीडीपी ग्रोथ है, मगर मेरे को इनहेरेंट वे में नहीं समझ आता। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अडॉप्ट किया गया 2014-15 के बाद। एंड उसके बाद अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि जीडीपी ग्रोथ को कंपेयर करा गया विद सीपीआई ग्रोथ, क्योंकि अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ हमेशा महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रियल जीडीपी ग्रोथ है। एंड इसके बारे में मैंने कई बार मीडिया चैनल्स पे भी बात करने की कोशिश करी है, मगर उतना समय नहीं मिल पाता। साथ में सेकंड जो मेजर रीजन मेरे को लगता है कि वो जो 2000 से लेकर 2014-15 की ग्रोथ स्टोरी में था, वो ये था चैलेंज, वो ये था कि उस जमाने में इट वाज नॉट अ एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन ग्रोथ और एंटरप्रेन्योर्स ड्रिवन ग्रोथ, यानी कि ना तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो रही थी, ना एम्प्लॉयबिलिटी प्रमोट हो रही थी। एंड इनफैक्ट ये डाटा है, गुरुमूर्ति साहब हैं, वन ऑफ द रेप्यूटेड नेम्स इन आरबीआई के साथ भी एसोसिएटेड हैं, तो आप अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो उनकी भी खुद की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ड्यूरिंग दिस 2003-4 से लेकर 2010-11 तक total employability was approximately 27 lakh only, 2.7 million, while 1999 से लेकर 2003 का फेज में जहां पे जीडीपी ग्रोथ वाज लेसर, इट वाज अराउंड 5.5% ऑफ अ जीडीपी ग्रोथ, मगर एम्प्लॉयबिलिटी वाज ऑलमोस्ट 60 मिलियन, यानी कि 6 करोड़ एम्प्लॉयबिलिटी था। इसका मतलब ये, इट वाज a growth in the GDP but not backed by what do you call employment या entrepreneurship, यानी कि एक तरह से अब आपका सवाल ये होगा कि कैसे पता लगा कि फिर ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि मार्केट्स बहुत अच्छी फ्लरिश करी 2004 से लेकर 2008 के बीच में। सेंसेक्स हमारा अंदाजन 6000 से 22,500 तक गया, जिसके अलग रीजंस हैं, जो कि मैंने कई बार कई वीडियोस में जिक्र भी किया है। ब्रॉडली एक मेजर रीजन जो हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पहली बार ओपन किया गया था 1991 में, एंड हिंदुस्तान की मार्केट्स को ओपन किया गया था 2003 में, नवंबर में, 2004 कह सकते हैं हम। तो इसके कारण ह्यूज फ्लो ऑफ फंड्स वर केम इनटू इंडिया, एंड जिसके कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो मार्केट्स थी, शेयर मार्केट जो थी, वो फ्लरिश करी। एंड इसलिए हम ये देख सकते हैं कि मार्केट्स राइज करी, एंड उसके सहारे कई
लोगों का जो ब्लैक मनी था वो पी नोट्स के थ्रू, जिसको हम पार्टिसिपेटरी नोट्स कहते हैं, ह्यूज इनफ्लो ऑफ मनी केम थ्रू पी नोट्स के फॉर्म में। एंड आप समझ सकते हैं कि जो हम ये कहते थे स्विस बैंक में पैसा पड़ा है, स्विस बैंक में पैसा पड़ा है, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस हिंदुस्तान आ गया इन द फॉर्म ऑफ पी नोट्स। एंड उसके कारण आप देख सकते हैं कि देयर वाज अ बूम इन रियल एस्टेट एज वेल, गोल्ड एज वेल, इक्विटीज, बॉन्ड, सब एसेट क्लासेस भागे। एंड प्लस वी ऑल नो कि उस जमाने में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी फॉर्म हुआ, जो कि खुद रघुराम राजन जी की रिपोर्ट है। इसका मतलब ये, वी हैड अ ग्रोथ बट दैट ग्रोथ वाज एविडेंट ओनली ऑन द एसेट प्राइसेस इंक्रीज। तो लोगों को लगा कि इकोनॉमी पता नहीं कितनी की ग्रो कर रही होगी, मगर अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन ग्रोथ लैक कर रही थी। फोर्थ मेजर रीजन जो मेरे को लगता है कि वो 2000 से 2014-15 की जो ग्रोथ थी, वहां पे कुछ ना कुछ चैलेंज थे, वो ये था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक बैक सीट ले लिया था। जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूटर्स तीन ही सेक्टर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी था वो 30% से धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 21-22% तक आ गया। इसका मतलब ये, मैन्युफैक्चरिंग टुक अ बैक सीट। जीडीपी ग्रोथ हमें दिखने को मिली बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन बीइंग गिवन बाय सर्विसेज सेक्टर, जो कि अंदाजन 50-55% इस टाइम पे जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है। एंड सर्विसेज सेक्टर भी आप यूं समझ सकते हैं, सर्विसेज आर रिक्वायर्ड विद इन द इकोनॉमी, यानी कि हिंदुस्तान की डोमेस्टिक स्टोरी के कारण सर्विसेज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसके कारण जीडीपी ग्रो होती रही, मगर मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन जीडीपी ग्रोथ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं हुआ। एंड मैं ये समझता हूं कि अगर जीडीपी ग्रोथ विदाउट द बैकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो एक इनकम्प्लीट ग्रोथ होता है। एंड इसलिए मैं कहूंगा कि शायद इसलिए मैं इस ग्रोथ को प्रॉपर ग्रोथ नहीं मानता। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वाइल वी वर ग्रोइंग एज एन इकोनॉमी, बट हम कई जगह से एक तरह से खोखले हो रहे थे, स्पेशली ऑन द डिफेंस साइड। इनफैक्ट डिफेंस साइड ये किसी से नहीं छुपा कि कारगिल वार में वी हैड टू परचेज इवन द सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि जो दुश्मन है वो कहाँ पे, कौन सी पहाड़ी में, कौन से लोकेशन पे खड़ा हुआ है। एंड प्लस हमारा जो गोला बारूद था या जो बंदूकें थी वो इनइफेक्टिव थी, यानी कि ऑन डिफेंस साइड ऑल्सो वी टुक अ मेजर हिट। बट थैंकफुली हमारे जो फोर्सेज हैं, द थ्री फोर्सेज, उनके कह लो कि उनके पैशन फॉर इंडियन इकोनॉमी के कारण अल्टीमेटली हम कारगिल वार जीत पाए। सो और उसके अलावा चाइना ने पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट किया, ये हम सब जानते हैं। और पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स अल्टीमेटली पूरा इंडियन ओशियन की तरफ वहां पे ट्रैप करने की पूरी कोशिश थी। एंड प्लस जो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड पे, प्लस नॉर्थ साइड पे, लद्दाख साइड पे, ये हम सारों को दिखता है। यानी कि वाइल एज एन इंडियन इकोनॉमी वी कुड सी कि 9-9.5% की जीडीपी ग्रोथ थी, मगर मेरे को इन रियल सेंस में कई फैक्टर्स जो हैं वो वाकई में ग्रोथ नहीं दिखा रहे थे। इसका मतलब ये, इकोनॉमी को कुछ फाइन ट्यूनिंग नहीं, रेदर मेरे को लगता है ह्यूज सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए थे री इग्नाइट करने के लिए।